है ग्वाइटर यानी गिलहर्ट। सिंपल वर्डिंग में अगर बात करूं तो ये गले में उभार की सूरत में हमें नज़र आता है। गर्दन काफ़ी मोटी सी दिखने में नज़र आती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गिल्टी या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, इस किस्म का मसला नज़र आ रहा होता है। बज़ाहिर जब हम देखते हैं अपेरेंटली तो इस किस्म की कंडीशन देखने में आती है, लेकिन मेडिकली अगर बात की जाए तो इसकी टाइप्स होती हैं बाकायदा। और ग्वाइटर जो है वो 2 टाइप्स इसकी मेजर होती हैं देखने में। एक तो सिंपल नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर होता है जिसमें टॉक्सिक एजेंट्स कम होते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती ज़्यादा और टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा नहीं होती। और फिर दूसरी जो कंडीशन होती है वो हाइपर एक्टिव होती है कि इसमें थायराइड ग्लैंड जो है उसका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो सिक्रीशंस ज़्यादा बनाने लगता है, या फिर इसको टॉक्सिक ग्वाइटर भी कहा जाता है। इसमें इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलती है। ग्वाइटर जो है एक्चुअली रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड है, यानी ये थायराइड की ही एक बीमारी है। ये तो हम सभी को पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है। ये गदूद होता है जो हमारी गर्दन में मौजूद होता है और स्पेशली ये हमारी नेक की बेस में होता है। इसकी या तो एबनॉर्मल यानी इसकी जितनी भी एबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाए या कम सिक्रीशन हो जाए, इसमें ग्वाइटर जो है वो हो जाया करता है। यूजुअली ये कंडीशन जो ग्वाइटर की होती है पेनलेस होती है, इसमें कोई पेन वेन नहीं होती। हाँ, अगर ये लार्ज हो जाए यानी कि इनलार्जमेंट आ जाए थायराइड ग्लैंड में तो क्या होता है कि साथ में कफ भी होने लगती है, फिर स्वेलो करने में यानी निगलने में थोड़ा मसला होने लगता है और सांस के मसाइल भी देखने में आते हैं। यूजुअली ग्वाइटर का जो प्रॉब्लम है ये फ़ीमेल्स में देखने में आता है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, और वैसे ये 40 के बाद जो है ये चीज़ देखने में ज़्यादा आती है। फर्दर इसकी 3 टाइप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमें बीइंग ए डॉक्टर पता होना चाहिए इन टाइप्स के बारे में, ताकि जब कोई पेशेंट आके ज़िक्र करे तो हमें पता हो कि कौन सी बीमारी है, कौन सी बारे में बात की जा रही है। मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर होता है। इसमें क्या होता है कि स्लाइड सा मैं बताती जाती हूँ कि इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं थायराइड के ऊपर, नोड्स जिसे कहते हैं, और गिल्टी कह लें, ट्यूमर कह लें, लंप सा बन जाता है छोटा सा, और ये चीज़ होती है। दूसरा होता है डिफ्यूज़ स्मूथ होता है ग्वाइटर, और इसमें थायराइड जो है उसकी वॉल्स स्वेल कर जाती हैं, ये चीज़ देखने में आएगी, यानी इन्फ्लेमेशन देखने में आती है। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर कहा जाता है उसको। यूजुअली इसमें क्या होता है, ये ब्रेस्ट बोन जो होती है उसके बैक पर होता है, और इसकी वजह से देखिए कि अब जो इसकी एसोसिएटेड पार्ट्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, यानी विंड पाइप यानी हमारी जो हवा की नाली होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और उसमें जो है वो तंगी का एहसास होता है, यानी सांस लेने के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा नेक भी साथ एसोसिएटेड होती है, तो नेक वेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सोफिगस में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो ग़िज़ा की नाली होती है उसमें मसला आ सकता है, तंगी हो सकती है, निगलने में मसाइल जो हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको सिंपल ग्वाइटर के बारे में बताऊंगी कि जो नॉन टॉक्सिक होता है, और इसमें क्या होता है कि नॉन मैलिग्नेंट किस्म की इनलार्जमेंट होती है। अगर हो भी जाए इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड की तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें कोई मैलिग्नेंसी नहीं होती, यानी कि वो कैंसरियस किस्म की कोई फॉर्मेशन नहीं होती है, और ये बिनाइन होता है। इसकी यानी कि बेज़रर होता है बज़ाहिर, और इसकी कॉजेज़ जो हैं उसमें वही कॉज है जो सभी को पता होती है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी की वजह हो सकती है। इसके अलावा ये ऐसे एरियाज़ में डेवलप करता है कि जहाँ आयरन डेफिशिएंसी हुआ करती है, यानी ऐसे इलाका जात होते हैं कि जहाँ पे आयरन की कुदरती तौर पे कमी होती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसकी डेफिशिएंसी देखने में आती है, और ये इस वजह से होती है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो बच्चे की परवरिश में जा रही होती है। फिर ये कि मेनोपॉज की कंडीशन में ऐसा होता है। फिर कफ़ एंड अस्थमेटिक क्योर किस्म की जो टैबलेट्स होती हैं, यानी खांसी की और दमे की जो अद्वियात होती हैं, सम टाइम उनकी वजह से भी कॉज बनती है। उसमें कुछ इस किस्म के केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि ग्वाइटर कॉज करते हैं, और सिम्टम्स जो हैं वो देखने में आती हैं ग्वाइटर की। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो स्वेलिंग, नेक की स्वेलिंग जो है वो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होती है। कंप्रेशन देखेंगे आप, जुगलर वेन्स जो होती हैं, जो हमारी गर्दन में मोटी मोटी सी वेन्स होती हैं ना, उनको जुगलर वेन्स कहा जाता है, उनमें कंप्रेशन देखेंगे आप।
फिर ये है कि डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ट्रैकिया की, यानी ट्रैकिया जो है वो अपनी जगह पे से हट जाती है थोड़ा, सांस की जो नाली है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और फिर डिस्फेजिया, यानी डिस्फेजिया की कंडीशन हो जाती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, ये चीज़ होती है। इसके अलावा क्या होता है कि वॉइस हॉर्सनेस देखेंगे आप, ये चीज़ आपको मिलेगी ग्वाइटर में कि आवाज़ का बैठ जाना या आवाज़ का बदल जाना, भारी हो जाना, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक चीज़ जो रेयर मिलती है वो हैमरेजेस होते हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये हम थ्रू इंस्पेक्शन देख सकते हैं, डायग्नोसिस करने से पता चलता है, एग्ज़ामिनेशन करने से। इस दफ़ा मेडिसिन का ज़िक्र मैं स्टार्टिंग में ही बताती चलती हूँ, साथ ही साथ ज़िक्र करते जाते हैं और इस टॉपिक को लेके आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट जब हम इसका करते हैं तो थायराइड अगर जो है उसमें सॉफ्ट हो तो ये है कि थायराइडियम जो है वो यूज़ होती है इसमें। अगर थायराइड का ये प्रॉब्लम और गॉइटर का पेशेंट आपके पास आया और वो डार्क कम्प्लेक्शन्ड हो और उसमें साथ में एमेसिएशन भी पाई जाती हो तो आयोडीन को याद रखिए, आयोडियम जो हमारी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर पेल सब्सटेंसेस हैं यानी कि जर्द किस्म की अपीयरेंस के साथ है तो कलकेरिया कार्ब को याद रखिए। और इनके सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं, ढीला ढाला जिस्म के मालिक होते हैं। इसके अलावा जहाँ कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही होती, फ्लोरिक एसिड भी बहुत अच्छा काम करती है। जबकि क्रॉनिक किस्म के जो गाइडर्स हैं उनमें स्पॉन्जिया को देखिए। इसके अलावा ब्रोमाइन मेडिसिन है, फ्यूकस है, आइडोथायरिन है, ये सारी मेडिसिन हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और मियाज़मेटिकली हम इनको डिफरेंट तरीके से डील कर सकते हैं। सेकंड टाइप जो ग्वाइटर की होती है उसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइप का बताया, तो सेकंड में ये है कि ये टॉक्सिक ग्वाइटर होता है। इसमें हाइपर एक्टिविटी हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, इसको हम ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। और थायराइड हाइपर एक्टिव हो जाता है और थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा बनने लगती है। इसमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट में, वेट लॉस होता है, आप देखेंगे तो पैल्पिटेशन आपको बहुत मिलेगी, धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ होगी पेशेंट की, प्रोट्रूजन होगी आई बॉल्स की, यानी एक्सोथैलमस जो हम पढ़ते हैं ना आइज़, वो उस किस्म की आपको मिलेंगी, यानी कि आंखें बाहर को निकली हुई नज़र आएंगी, जैसा कि हम बेल में पढ़ते हैं और मेडिसिन्स हैं जिनमें पढ़ते हैं, आयोडियम में पढ़ते हैं। फिर स्किन लेयंस होंगे और वो देखने में आएंगे, स्किन की प्रॉब्लम्स होंगी, फिंगर में चेंजेस आएंगी कुछ इस किस्म की। और कुछ कॉजेज़ होती हैं इन चीज़ों की कि ओवर एक्टिविटी या फिर एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन होता है, यानी कि या तो ज़्यादा एक्टिव हुआ है, हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और फिर इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ करती है, जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस है, इमोशनली डिस्टर्ब है ना पर्सन तो उसकी वजह हो सकती है। फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ इलाका जात में आयोडीन की कमी होती है और इस तरह का प्रॉब्लम होता है। या फिर इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस ये भी होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है पर्सन। सीजनल फ्लक्चुएशंस भी जो हैं वो भी असरअंदाज होती हैं, यानी ये बड़ा नाजुक सा मामला है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो असरअंदाज होती हैं और कोई ना कोई चीज़ जो है ट्रिगर कर देती है इस प्रॉब्लम को। लैक ऑफ आयोडीन तो है ही जो बेसिक पॉइंट है कि आयोडीन की कमी हो जाती है। फिर गम भी इसकी वजह हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, अगर किसी को सेक्सुअल मेनिया है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। फिर एक्सीडेंट्स जो है वो भी कॉज करते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गई हो। प्रेगनेंसी जो है वो भी एक कॉज है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर है इस सिलसिले में कि जीन्स में ये चीज़ मौजूद है या हिस्ट्री में है तो ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। टॉक्सिक गॉइटर के सिलसिले में अगर हम सिम्टम्स देखें तो इसमें भी रेस्टलेसनेस हमें मिलेगी हर जगह, एंग्जाइटी, फियर्स होंगे, नर्वसनेस होगी। और फियर्स इस किस्म के कि वो अनफाउंडेड, जिनका वजूद ही नहीं है, ठीक है। टायर्डनेस देखेंगे, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेगा पेशेंट, अनड्यू किस्म की स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ये बहुत सिम्टम है अहम कि बहुत ज़्यादा पसीने से शराबूर पेशेंट आपको मिलेगा। फिर इमोशनल किस्म के जो आउटबर्स्ट हैं, इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और सांस की जो है प्रॉब्लम, जैसे ब्रेथलेसनेस है, ज़रा सी सीढ़ियाँ चढ़ी और बहुत ज़्यादा सांस फूल गया, ये चीज़ें एक्सर्शन करने की वजह से ऐसा हो गया। फिर टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम है, यानी कि धड़कन का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, पैल्पिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा धड़कन महसूस होनी, ठीक है। ट्रेमर्स देख सकते हैं आप हाथों में, कपकपाहट, ये चीज़ें जो हैं ये थायराइड को इंडिकेट करती हैं।
और हाथ अगर आप इनके चेक करेंगे तो मॉइस्ट होंगे, यानी चिकने चिकने महसूस होंगे, गीले गीले से महसूस होंगे और होंगे गर्म, ये चीज़ आप देखेंगे। वरना आप देखें कि सिलीशिया में हम देखते हैं तो उसमें हाथ ठंडे होते हैं। कुछ इसके साइंस भी होते हैं। साइंस थोड़े से जो आप देखेंगे कि एक तो डेफिनेट ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होगा, थोड़ा बड़ा होगा, उसमें इन्फ्लामेशन होगी। और आईलिड जो है वो उनकी रिट्रैक्शन देखेंगे आप, वो या तो बाहर को निकली हुई या अंदर को गई हुई, इनमें थोड़ी सी ये चीज़ें आएंगी। फिर प्रोटूसिस देखेंगे, जो कि मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि आंखें बाहर को निकली हुई नज़र आती हैं। ये तब होता है जब कि एक्सेसिव किस्म की ना सिक्रीशन बनती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। और फिर इसकी वजह से एक और चीज़ भी होती है कि जब ये ज़्यादा सिक्रेशन बनती है तो पेशेंट डिप्लोपिया की शिकायत करता है, यानी दोहरापन नज़र आता है, डबल विजन जो है वो उसको नज़र आता है, ये चीज़ होती है। इसके साथ ही साथ चंद एक साइंस होते हैं जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। ग्लाइकोयूरिया आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें क्या है, एक तो हार्ट के प्रॉब्लम्स मैंने बताया आपको कि वेजल डायलेटेशन हो सकती है उसमें, और दूसरा जो है वो ग्लाइकोयूरिया, यानी कि यूरिन में जो है वो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पेशेंट आपके साथ पास जो आएगा वो हाई शुगर भी लेके आ सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। और फिर आप देखेंगे तो इसकी जो है कोलैप्सिंग किस्म की पल्स होगी, यानी पल्स जो है ना होने के बराबर, नब्ज़ ढूंढने से भी यानी मुश्किल से मिलेगी। एपिटाइट इंक्रीज़ होगी, यानी कि भूख जो है ना वो देखेंगे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद वेट अरेस्ट होगा। वो इसलिए कि जैसा कि आयोडियम में हम पढ़ते हैं, आपने देखा कि इसीलिए इसको आयोडियम को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ये वजह है। अच्छा, इसमें और जो बात है वो ये है, इंडिकेट करता है, ये चीज़ें जो है ना इंडिकेट करती हैं एपिटाइट अगर बढ़ी हुई है और वेट कम है, होता जा रहा है, इसका मतलब है कि हाइपरथायराइडिज्म है, यानी एक्टिविटी ज़्यादा है इसकी थायराइड की। पेशेंट को लूज टूल्स भी हो सकते हैं, एमिनोरिया का प्रॉब्लम भी हो सकता है। कभी कभी आपको डायग्नोसिस करते हुए प्रोग्रेसिव किस्म की एट्रोफी मिलेगी मसल्स की, यानी कि मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुकड़ते सुकड़ते छोटा हो जाएगा, साइज़ इस किस्म की चीज़ मिलेगी आपको। अब बात करते हैं उन टेस्ट के बारे में कि जिनके ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि ये ग्वाइटर का प्रॉब्लम है, जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चलता है। फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन, यानी जिसे FNA कहा जाता है, इसके ज़रिए भी पता चल जाता है। टॉपिक को समेटते हुए बहुत ही अहम और लास्ट बात बताती चलूँ कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्रॉनिसिटी की तरफ चली जाती है तो वो कैंसरियस फॉर्मेशंस बन जाती हैं, और इसी तरह ग्वाइटर का प्रॉब्लम भी जब कैंसरियस हो जाता है तो थायराइड कैंसर हो जाया करता है। तो थायराइड कैंसर जो है उसकी सबसे बड़ी सिम्टम जब आप देखते हैं तो गर्दन में क्या है, आप देखेंगे नेक में कोई ना कोई लंप बना हुआ मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो आपके पास आएंगे तो उनकी जो वॉइस है उसमें हॉर्सनेस आएगी, बहुत ज़्यादा खुरदरापन होगा, भारीपन होगा, ये चीज़ें इंडिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। 75% लोगों को थायराइड जो है वो नोड्यूल्स बन जाते हैं। और लेकिन ये कि ये जितनी भी किस्म के थायराइड नोड्यूल्स बनते हैं ना, जैसा कि मैंने शुरू में टाइप्स में बताया कि थायराइड नोड्यूल भी एक टाइप है, ये मैलिग्नेंट अगर होते हैं तो सिर्फ 1% है मैलिग्नेंसी होती है, बाकी बिनाइन होते हैं। कैंसरियस फॉर्मेशन जो होती हैं 1% होती हैं सिर्फ, और ये एक्सरे से भी पता चल जाते हैं, MRI से पता चल जाते हैं। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन जब आप पेशेंट की नेक का करते हैं गर्दन का, तो उसकी पेन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और इसकी जो कैंसर की टाइप्स हैं वो स्लाइटली सी 4 होती हैं, जिनकी मैं नाम लेती चलूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा। एक तो पेपलरी जो है वो थायराइड कैंसर होता है, फिर फॉलिकुलर होता है, इसके अलावा मेडुलरी होता है, और फिर एनाप्लास्टिक होता है। ये जो हैं थायराइड कैंसर की 4 टाइप्स होती हैं जो होती हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।